हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो हम लोग देख चुके थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक ट्रैक पे लाना था ताकि वो एक डेवलपमेंट कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है 5 ईयर प्लान को इस्टेब्लिश करने का एक प्लान बनाया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे चेयरपर्सन थे, और 1950 में प्लानिंग कमीशन जो है सेटअप किया गया था। 5 ईयर प्लान का कुछ गोल्स था। कौन कौन सा गोल था? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। कौन सा गोल था? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। फिर हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने दो चीज़ किया। एक था लैंड रिफॉर्म, दूसरा था लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म में उन्होंने जमींदार को हटा दिया था और जो फार्मर्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उनको एक्चुअल ओनर बनाया उस लैंड का। फिर दूसरा था लैंड सीलिंग, जिसके अंदर एक मैक्सिमम लिमिट सेटअप कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि मतलब एक बंदा जो है इतना लैंड को होल्ड कर सकता है। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्होंने प्रोडक्शन जो था वीट और राइस को उसको इंक्रीज किया था। कैसे? HYV सीड्स यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड की भैया इंडस्ट्री और ट्रेड में भी जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन सा चेंजेस लाया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम था। ट्रेड जो था बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो है मोनोपोली करके रखा था, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। तो हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव ए गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। कोई भी पुअर नेशन जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, वो डेवलपमेंट तभी कर पाएगा जब उसके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री जो है एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो कि एग्रीकल्चर से कुछ ज़्यादा ही मोर स्टेबल रहता है। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल prosperity. It is for this reason that the 5 year plans placed a lot of emphasis on industrial development. जो 5 ईयर प्लान था वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस शो किया था। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence the variety of industry was very narrow. जी हम लोग जानते हैं, largely confined to cotton, textiles and jute. There were two well managed iron and steel firms. कौन कौन था? एक टिस्को था जिसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन था जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1907। वन इन जमशेदपुर टिस्को का बात करें, अदर इन कोलकाता। बट ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपैंड इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। लेकिन हमें अपने इंडस्ट्रीज को और बड़ा पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर सके। अब हम लोग देखने वाले पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसा था इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वाज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कैसा रोल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर का? At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures. इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस के समय गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है इन्वेस्ट कर सके। Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. और इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट भी नहीं था, इतना अच्छा मार्केट भी नहीं था कि हम लोग किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल सके कि भैया आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करो। उनके पास कैपिटल था लेकिन इतना अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा था, इतना अच्छा उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था कि वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके। It is principally for this reason that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy as the second 5 year plan put it. 5 साल बीत गया, अब दूसरा 5 year plan आया। This meant that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट के पास जो है उन सारे इंडस्ट्रीज जो कि इकोनॉमी के लिए वाइटल, वो सारा कौन कंट्रोल करने वाला है? गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट को हाथ भी नहीं लगाने दिया इन लोगों ने। The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. प्राइवेट सेक्टर को कुछ कुछ दे दिया गया कि आप लोग इस इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने जो है अपना पब्लिक सेक्टर का रोल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। मैं बता देता हूँ आपको, मैंने एक वीडियो बताया होगा पीपीटी में, तो जिसमें मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, 3 शेड्यूल बनाए थे। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसके अंदर सारा रोल किसका था? गवर्नमेंट का। शेड्यूल बी में जो है दोनों था, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था। और शेड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, बचा कुछ इंडस्ट्रीज जो था वो बोल दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर तुम देख लो। ऐसा हाल हो गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये डेट याद रख लो भैया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, IPR 1956।
In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. Industrial Policy Resolution of 1956 को जो है अडॉप्ट किया गया. This resolution formed the basis of the second 5-year plan. ये resolution जो है एक basis तैयार किया किस चीज़ का? second 5-year plan का. The plan which tried to build the basis for the socialist pattern of society. This resolution classified industries into 3 categories. बता दिया मैंने अभी कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी. द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच विल बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. फर्स्ट कैटेगरी जो शेड्यूल ए था जिसमें सारा कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था. द सेकंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. शेड्यूल बी में इन लोगों ने क्या किया था? पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का रोल कुछ ज़्यादा ही था. एंड द थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वेयर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर. और थर्ड में जो शेड्यूल सी था उसमें बचा कुछ इंडस्ट्रीज बोल दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर तुम अपना देख लो. फिर है यहाँ पर ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल नो थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस. इन्होंने लाइसेंसिंग का सिस्टम लगा दिया था कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर बिजनेस को बड़ा भी करना है, एक्सपैंड भी करना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. ऐसे इन लोगों ने सिस्टम बना के रखा हुआ था. नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट. न्यू इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती थी जब तक वो लोग लाइसेंस ना ले सके. अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को तो वो अपना इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकता है. दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन. ये क्यों किया गया था? ताकि इंडस्ट्रीज जो है बैकवर्ड रीजन पे भी आ सके, इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया पे भी आ सके. इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमी बैकवर्ड एरिया. लेकिन यहाँ पे लाइसेंस जो था बहुत आसानी से मिल सकता था. अगर कोई इंडस्ट्रीज जो है एक बहुत ही पिछड़े जगह पर, बहुत इकोनॉमी बैकवर्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट का नीड है, अगर वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेगा तो गवर्नमेंट ने जो है बोला था कि हम आपको फ्री में लाइसेंस, मतलब लाइसेंस दे सकते हैं. फ्री में नहीं, लाइसेंस आसानी से मिल सकता है. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at lower tariff. इन्होंने बोला कि ठीक है भैया वहाँ आप इस्टेब्लिश करो इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया में, अगर आप वहाँ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो भी आपको बहुत कम रेट पे आएगा. द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्विलिटी. ये क्यों किया गया था? रीजनल इक्विटी करने के लिए. तो आईपीआर में जो इन लोगों ने लाइसेंसिंग का सिस्टम लगाया था तो इन्होंने बोला कि अगर आप बैकवर्ड एरिया, इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया में अगर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करोगे तो आपको लाइसेंस आराम से मिल सकता है और साथ ही साथ आपको हम लोग टैक्स बेनिफिट भी देंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो बिल आता है वो आपको बहुत कम होगा. ये ऐसा क्यों किया जा रहा था? ताकि बैकवर्ड एरिया में जो लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो उनको जॉब मिलेगा तो उनके पास पैसे आएंगे, तो इकोनॉमी वैसे ही करके फंक्शन होगा और रीजनल इक्वालिटी भी मतलब बढ़ेगा, जिससे ऐसा ना हो कि बस रिच रिचर होते जा रहा है और पुअर होते जा रहा है. ये चाहते थे कि रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो सके, रीजनल इक्वालिटी आ सके, क्योंकि इक्वालिटी भी जो था एक गोल था किस चीज़ का? 5-year प्लान का. Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production of a new variety of goods. प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स को जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. दिस वाज मीन टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड. लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कंसीव्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. और इन्होंने लाइसेंस, अगर मान लो मैं बताता हूँ, पहले इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो. क्या लिखा हुआ है? लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. अगर कोई सी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लिया लाइसेंस लेके, ठीक है, लेकिन अगर उसको एक्सपैंड करना है तो उसके लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस गवर्नमेंट तभी देगी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो है हमें वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए या प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा गुड्स का, तब वो लोग एक्सपैंड करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को लाइसेंस देंगे. तो ऐसा इन लोगों ने नियम बना रखा था, तभी इकोनॉमी का बैंड बच गया था. और 1991 में जो है एलपीजी आया था, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसका डिटेल अब उसका बातचीत हम लोग इस चैप्टर में नहीं करने वाले. फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Carve Committee, ये लिखा हुआ है ना, ये लाइन ध्यान रखना. In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, and also called the Carve Committee, note the possibility of using small scale industries for promoting rural development. इन्होंने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है रूरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है. सही बात है, अगर किसी इंडस्ट्री है जो स्मॉल स्केल, इसके पास उतना कैपिटल नहीं है लेकिन इतना मतलब इनफ, इतना कैपिटल मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है लेकिन इतना है कि वो आराम से अपना छोटा इंडस्ट्रीज खोल सके. अगर छोटा इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो इससे क्या होता है कि एक डेवलपमेंट होता है और छोटा इंडस्ट्री से धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रीज बड़ा भी हो सकता है. A small scale industry is defined with a reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. The limit has changed over a period of time.
इन 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट वाज वन विच इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम रुपीज ऑफ 5 लाख। कितना था 19 का, एक मिनट, in 1950 small scale industries unit was one which invested a maximum of rupees 5 लाख। अगर किसी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिजनेस में अगर 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है एज ए कैपिटल के रूप में, तो वो इंडस्ट्रीज कौन सा होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन अब डेटा चेंज हो चुका होगा, आप लोग एक बार देख लेना, मेरे को याद ना आ रहा। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपीज 1 करोड़। चलो यहाँ लिख दिया है, थैंक यू एनसीईआरटी। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपीज 1 करोड़। और प्रेजेंट में कितना मैक्सिमम, रुपीज 1 करोड़। इट इज़ बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। सही बात है भैया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कम है, उसका कैपिटल कम है। तो कैपिटल कम है तो वो बड़ा बड़ा मशीन तो नहीं लगाएगा ना, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा मशीन लगाएगा तो वो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बन जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल कम लग रहा है, यानी वो क्या है, पूरी तरीके से लेबर इंटेंसिव है, यानी लेबर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग। दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर ज़्यादा लेबर को हम लोग प्रोडक्शन में लगा देंगे, अगर इंडस्ट्रीज में रखेंगे, तो इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट दिस इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म। इट इज ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड देम टू बी शील्डेड फ्रॉम अ लार्ज फर्म। For this purpose, the production of a number of products was reserved for the small scale industries. लेकिन कुछ भी करो, जितना भी अच्छा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा, चलो बैकवर्ड एरिया में एक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये कभी लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती थी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बचाने के लिए जो है इनको प्रोडक्ट करना बहुत ज़रूरी था, किससे, लार्ज फर्म से। तो इन्होंने, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ प्रोडक्ट गुड्स का जो है रिजर्वेशन दे दिया कि भैया ये गुड्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, आप एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक इंडस्ट्री है ए, एक इंडस्ट्री है बी। ए ने जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उन्होंने 500 करोड़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और दूसरी तरफ बी है जिसने मात्र 2 करोड़ खर्च किया। 500 करोड़ में ए इंडस्ट्री में जो है हेवी मशीन्स आया, जो कि बहुत तुरंत किसी भी, मतलब एक बैग प्रोडक्शन कंपनी है, ए भी बैग प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी बैग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ए में अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है, उन्होंने बहुत अच्छा मशीन लगाया, तो वो बहुत जल्दी बैग का प्रोडक्शन कर देंगे। लेकिन बी में जो है उतना कैपिटल नहीं, इनमें सब लेबर है, तो लेबर को भैया बैग बनाने में टाइम ना लगता है। जो बैग ए में मात्र मतलब 2 घंटे में बन जाएगा, वही दूसरी तरफ बी में वही बैग को बनाने में 1 दिन लगेगा। तो कैसे कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन एकदम मतलब इक्वली नहीं है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। बट दिस इंडस्ट्रीज कैन, हाँ यहाँ तो हो गया। फॉर दिस पर्पज द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन being the ability of these units to manufacture the goods. They were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at a lower interest rate. और साथ ही साथ इन लोगों को जो है कंसेशन मिलता था। क्या कंसेशन मिलता था? लोअर एक्साइज ड्यूटी और बैंक लोन्स जो इन लोगों को बहुत ही कम रेट पे मिल सकता था, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था। अब ये है, इसको भी आज ही कंप्लीट कर दिया जाए क्या कि रुका जाए? हाँ भाई बताओ, ये तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक यूनिट है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर लेंदी इतना एक ही बार में उतना नहीं खींचना है, आराम से एक यूनिट भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खींचना नहीं कि एक ही वीडियो में सब चीज़ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? हम लोग मतलब इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहला पढ़ा कि भैया हमारा देश आज़ाद हो गया था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। अंग्रेज जब तक थे भारत का पूरा बैंड बजा के रखे हुए थे, बहुत अजीब सा पॉलिसी लगाने का। इंडियन इकोनॉमी क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट का अब जो है, इंडिया आज़ाद हो चुका था, तो अब इकोनॉमी को एक ट्रैक पे लाना था, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे एज ए चेयरपर्सन थे। 1950 में प्लानिंग कमीशन, जिसको आज के ज़माने में क्या बोला जाता है? नीति आयोग, ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ प्लानिंग बनाने के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर प्लान का कुछ गोल्स थे। क्या गोल्स थे? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ मतलब होता था कि अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। पहला गोल अचीव हो जाएगा। इक्विटी मतलब कि रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी पॉलिसी बन रहा है, वो दोनों सेक्शन यानी पुअर सेक्शन और रिच सेक्शन दोनों को फायदा मिले। फिर था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के अंदर 2 बात बोला गया था कि सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्नोलॉजी का अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन करना, और दूसरा था कि अपने सोशल आउटलुक, अपने सोचने के मानसिकता को चेंज करना, और वुमेन्स को और मेन को इक्वली रखा जाए। दोनों के बीच में ये ना बोला जाए कि मेन सिर्फ बाहर काम करेंगे, वुमेन्स घर पर रहेंगे, ऐसा ना हो, दोनों को इक्वल रखा जाए। ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, और सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी हम लोग खुद पे डिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर भारत, हम लोग को किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जानते हैं हम लोगों ने कि अंग्रेजों ने ज़मींदारी लगा दिया था, अजीब सा पॉलिसी लगाया हुआ था, जिससे कारण प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से डाउनफॉल होने लगा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया था? एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 काम किए थे, लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था? इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को बोला कि भैया तुम हट जाओ, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है।
लैंड रिफॉर्म में इन्होंने ज़मींदार को हटा दिया और वहाँ पर क्या किया था इन लोगों ने, फिर जो फार्मर्स थे उसको एक्चुअल ओनर बनाया उस लैंड का कि भैया ये लैंड अब तुम्हारा हुआ है, तुम इस पर प्रोडक्शन करो, अच्छा से प्रोडक्शन करो और इंक्रीज करो प्रोडक्शन को, ठीक है। फिर था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्सअप किया गया था कि मतलब एक इंडिविजुअल जो है मतलब इतना लैंड होल्ड कर सकता है। ऐसा ना हो कि जितने भी रिच लैंडलॉर्ड है वो सारा लैंड हथिया ले और जो पुअर है जिनके पास थोड़ा पैसे कम है उनको लैंड ही ना मिल पा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो एक मैक्सिमम लिमिट लगा दिया था। फिर गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव था कि हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले इंडिया का हालत इतना ज़्यादा खराब था कि हम लोगों को यूएसए से जो है अपने फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के यूज़ के कारण जो है वीट राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था और इससे क्या हुआ, इंडिया को जो है अब यूएसए से फूड ग्रेन्स मंगवाने का नीड नहीं था। फिर आए हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है हम लोग को अपने ट्रेड को, अपने और चीज़ को बहुत अच्छा से इम्प्रूव करना था। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे 3 मतलब कैटेगरी बनाया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसको हम लोग कैटेगरी भी कह सकते हैं। शेड्यूल ए में जो है इन लोगों ने इंडस्ट्रीज रखा था, क्योंकि टोटली किसके कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करेगा। शेड्यूल बी में जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और शेड्यूल सी में बचा कुचा इंडस्ट्रीज जो था वो किसके लिए रहेगा, वो प्राइवेट के लिए रहेगा। फिर उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम लगा दिया था कि अगर आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपको अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड भी करना है, बड़ा ही बनाना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर कोई मतलब इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला बंदा अगर कोई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज खोलेगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको लाइसेंस आराम से दे देंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो आपको कम मिलेगा। ताकि हाँ, इस ऐसा क्यों किया गया था कि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, बैकवर्ड एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके। तो यही सब था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और हम लोग कल अब पढ़ेंगे ट्रेड वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।